देखिए 23 मई को राजा रघुवंशी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। राजा की हत्या के आरोप में सोनम और तीनों आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। इस मामले में कई खुलासे भी हो रहे हैं और आज का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि जहां पर राजा की हत्या को अंजाम दिया गया वहां पुलिस आज क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। शिलांग के सदर पुलिस स्टेशन से पुलिस सोनम और तीनों आरोपियों को लेकर निकल गई है। थोड़ी ही देर में सभी आरोपियों को पुलिस वारदात वाली जगह पर लेकर पहुंचेगी और वहां पर किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं इसको लेकर तस्वीरें आपके सामने हैं। राजा रघुवंशी का जहां पर मर्डर किया गया, आज उस स्पॉट पर पहुंचकर पुलिस रिक्रिएट करेगी उस क्राइम सीन को जिस तरीके से राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। और सभी आरोपियों को लेकर थोड़ी देर बाद पुलिस इस जगह पर पहुंच भी जाएगी, जिसके बाद वो एक्शन शुरू होगा जिसमें ये सामने आ पाएगा, ये साफ हो पाएगा कि आखिर कैसे वो साजिश रची गई थी, किस तरीके से राजा रघुवंशी पर हमला किया गया था, कैसे उसे मारा गया था और फिर कैसे उसकी बॉडी को खाई में फेंक दिया गया था। ये वही जगह है जहां पर राजा रघुवंशी को लेकर सोनम उन आरोपियों के साथ पहुंची थी जिसकी मदद से उसने राजा रघुवंशी की हत्या की। इस इलाके में अब पुलिस मौजूद है, एक बार फिर से इस जगह पर पहुंची है। तस्वीरें आपके सामने, जहां राजा की हत्या हुई वहां पहुंची है पुलिस की पूरी टीम और अब से थोड़ी देर बाद तमाम आरोपी भी यहां पर पहुंच जाएंगे। पुलिस उन्हें लेकर पहुंचेगी और फिर उस पूरे सीन को रिक्रिएट करने का प्रयास किया जाएगा, उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी जिसके जुड़ने से वो तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी जो अब तक नहीं सामने आ पाई हैं। दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं क्योंकि कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। 23 मई का राजा सोनम का ये वायरल वीडियो, ये भी पुलिस की नजर में है और पुलिस ने इस पर भी अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच लगातार चल रही है। मेघालय पुलिस की एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। आज आरोपियों की रिमांड का छठा दिन है और आज पुलिस की जो टीम है आरोपियों को उस जगह पर लेकर आने वाली है जहां पर कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया गया था। कैमरामैन रवीश पांडे आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर आपको पुलिस की टीम नजर आएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वही सुनसान जगह है जहां पर राजा रघुवंशी का कत्ल किया गया था। सोनम यहां पर मौजूद थी, इसके अलावा बाकी तीनों आरोपी भी यहीं पर मौजूद थे और यहीं लाकर के राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा गया था। और आगे जो आप घनी गहरी खाई देख रहे हैं उस खाई में राजा रघुवंशी को उन्होंने गिरा दिया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की तमाम जो टीमें हैं वो तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा फॉरेंसिक की टीम को भी यहाँ पर बुलाया गया है। इस पूरी पार्किंग को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, किसी को भी यहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुछ देर बाद पुलिस की टीम सोनम और बाकी आरोपियों को लेकर यहाँ पर पहुंचेगी और सीन को रिक्रिएट किया जाएगा कि किस तरीके से राजा रघुवंशी का कत्ल किया गया था। आपको समझा देते हैं कि सीन रिक्रिएट क्या होता है, यानी कि वहां पर एक डमी शख्स को खड़ा किया जाएगा जिसको राजा रघुवंशी समझा जाएगा। इसके अलावा सोनम को वहां पर खड़ा किया जाएगा जहां पर सोनम खड़ी हुई थी। इसके अलावा बाकी तीन आरोपी कहां पर खड़े हुए थे उनको खड़ा किया जाएगा और किस तरीके से वार किया गया, किस तरीके से उन्होंने राजा रघुवंशी को फेंका, इस पूरे सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो फिलहाल कुछ देर बाद पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंचने वाली है। एक और बड़ी खबर, एयर इंडिया की एक और फ्लाइट में तकनीकी खराबी सामने आई है। बताया जा रहा है कि इंजन में खराबी के चलते इस विमान को कोलकाता में लैंड कराया गया है। विमान से लोगों को सुरक्षित उतारा गया है। यह विमान सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रहा था और उसी दौरान इसमें तकनीकी खराबी देखी गई। तो कोलकाता में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। विमान से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। राहत इस बात की, ये विमान सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रहा था लेकिन इसमें कोई फॉल्ट नजर आया, कोई टेक्निकल फॉल्ट जिसकी वजह से इसे कोलकाता में ही लैंड कराया गया मुंबई पहुंचने से पहले ही। एयर इंडिया की ये एक और फ्लाइट जिसमें तकनीकी खराबी का मामला सामने निकल कर आया। तस्वीरें आपके सामने हैं, यही वो फ्लाइट है जिसमें कुछ खामियां देखी गई थी जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि इसे फौरन लैंड कराया जाए और कोलकाता एयरपोर्ट पर इस फ्लाइट को लैंड कराया गया है। कोलकाता में फिलहाल ये विमान रुका हुआ है और सभी यात्रियों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि इसके इंजन में कुछ खराबी पाई गई थी जिसकी वजह से इस विमान को लैंड कराया गया कोलकाता एयरपोर्ट पर। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। इसी विमान में तकनीकी खराबी के चलते ये फैसला लिया गया। तो एयर इंडिया का एक और विमान और इसमें भी टेक्निकल फॉल्ट का ये मामला, जिसके बाद इसे कोलकाता में लैंड कराना पड़ा। मुंबई जा रहा था सैन फ्रांसिस्को से, लेकिन मुंबई पहुंचने से पहले इसमें टेक्निकल फॉल्ट मिला।
और अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अब तक कुल 132 लोगों के डीएनए की जांच हुई है। अब तक 97 लोगों को शव जो हैं वो सौंपे गए हैं और अभी भी कुछ और लोगों के डीएनए मैच करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें, जो ब्रिटिश नागरिक थे दो, उनकी भी आज डीएनए सैंपल लिए जाएंगे। उनके परिजन भी आज पहुंच रहे हैं जिनका डीएनए मैच कराया जाएगा। तो अब तक कुल 132 लोगों के डीएनए की जांच हो चुकी है, क्योंकि इस फ्लाइट में जो लोग सवार थे जिनकी मौत हुई है, उनके शवों की हालत इस तरह की है कि उन्हें पहचान पाना, उनकी शिनाख्त नामुमकिन है। और इसीलिए एकमात्र जो रास्ता है शव की शिनाख्त का, वो डीएनए, और इसीलिए डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। अब तक कुल 132 लोगों के डीएनए की जांच हो चुकी है। शवों की पहचान में देरी को लेकर अस्पताल के बाहर परिजनों का सब्र टूट रहा है। डीएनए मिलान से 131 मृतकों की पहचान हो चुकी है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 83 लोगों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। आज 2 ब्रिटिश यात्रियों के परिवार के लोग डीएनए सैंपल देने आएंगे। सभी मृतकों के डीएनए मिलान की प्रक्रिया आज शाम या बुधवार सुबह तक पूरी हो जाएगी। उधर क्रैश साइट पर एजेंसियों की जांच जारी है। ब्रिटेन और अमेरिका की जांच टीम के एक्सपर्ट, बोइंग के कर्मचारी, AAIB की टीम क्रैश साइट पर पहुंची। जांच के लिए केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक की। भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी सुधारों की सिफारिश की जाएगी और एक स्पष्ट SOP बनाई जाएगी। विमान हादसे में एकमात्र जीवित बचे रमेश विश्वास कुमार का नया वीडियो सामने आया है, जो आग की लपटों और काले धुएं के बीच एक ओर से सुरक्षित बाहर निकलते हुए नजर आए। वीडियो में दिखा कि प्लेन गिर चुका था, आग लग चुकी थी, सड़क पर खड़े लोग चीख रहे थे। आग, धुएं और चीख पुकार के बीच सफेद टी-शर्ट पहने रमेश हाथ में मोबाइल लिए बाहर की ओर जाते दिखे। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले एयर इंडिया के पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, जिसके बाद लगातार लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। आज ही कैप्टन सुमित सबरवाल का अंतिम संस्कार होगा। कैप्टन सबरवाल के घर के बाहर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। वहीं कैप्टन सुमित सबरवाल के घर सुरक्षा का भी कड़ा पहरा है। तो कैप्टन सुमित सबरवाल जो उस फ्लाइट में मौजूद थे, उनकी भी इस हादसे में जान चली गई और अब आज उनका जो पार्थिव शरीर है, जो शव है, वो परिवार वालों के पास पहुंचा है और आज ही उनका अंतिम संस्कार भी होगा। लेकिन उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में उनके घर के बाहर ये लोग जुटे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने, कैप्टन सुमित सबरवाल को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जो है वो जारी है। और ये देखिए, जब पार्थिव शरीर पहुंचा था उस वक्त की तस्वीरें हैं। अहमदाबाद में हुए जिस हादसे ने 270 लोगों की जान ले ली, उनकी जांच कहां तक पहुंची है? हादसे की वजह क्या थी? क्या कोई तकनीकी खराबी थी या फिर ये इंसानी भूल से वजह से हादसा हुआ? इन तमाम सवालों के जवाब का इंतजार भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन इससे पहले अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी कई थ्योरी सामने आ चुकी हैं। हादसे के लिए अलग अलग वजहों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जैसे 787 ड्रीमलाइनर प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए थे, जिससे ये हादसा हुआ। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ने यह दावा किया कि यह हादसा लैंडिंग गियर को ऊपर उठाने की बजाय नीचे गिराने की वजह से हुआ। वहीं एक थ्योरी ये भी है कि लैंडिंग गियर की जगह फ्लैप को उठा दिया गया, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि पक्षी या पक्षियों के झुंड से टकराने से ये हादसा हुआ, जबकि कुछ विशेषज्ञों ने हादसे की वजह मानवीय भूल को बताया। वहीं एयर इंडिया से जुड़ी रही एक पूर्व कर्मचारी ने बड़ा खुलासा किया है। ये टाटा बोर्ड को सोचना चाहिए था ये हादसा होने के पहले, क्योंकि जो हमारे CEO है उनको अगर उनको कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता तो शायद आज हम कहीं से छोटे कॉर्नर्स कट नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो उनका जो पिछला एक्सपीरियंस है वो एक छोटा स्कूट एयरलाइंस चलाने का एक्सपीरियंस है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। DGCA की अगुवाई में हादसे की तफ्तीश हो रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, G7 से लौटने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान इजरायल में युद्ध विराम के लिए नहीं लौटे हैं, युद्ध विराम से बड़ी चीज पर हम काम कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान G7 से लौटने पर
उन्होंने ये बयान दिया है कि ईरान और इजरायल में युद्ध विराम के लिए नहीं लौटे। जिस तरीके से G7 का दौरा अपना बीच में छोड़कर वापस लौटे हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। सवाल ये भी यहां पर उठ रहा था कि क्या इस युद्ध के बीच कोई बड़ी तैयारी के लिए जा रहे हैं, कोई बड़ा कदम उठाने वाला है अमेरिका। लेकिन इसी बीच उनकी तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया कि युद्ध विराम के लिए नहीं जा रहे, ईरान और इजरायल में युद्ध रुक जाए, युद्ध विराम हो जाए, इसके लिए नहीं लौटे हैं। बल्कि ट्रंप ने कहा है कि इससे भी एक बड़ी चीज जिस पर अमेरिका काम कर रहा है। इस पर क्या जानकारी है हमारे पास? आशीष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या मतलब ट्रंप के इस बयान का? प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इस तरह से पहले भी ये इशारा किया गया था कि ईरान को, जैसा मैं और आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उन्होंने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए ब्लेम किया था, रीजनल इंस्टेबिलिटी और टेरर का आरोप तक लगाया गया था। इस बीच हमें जो अमेरिकी टॉप सोर्सेज हैं वहां से इस तरह की जानकारी मिल रही है और बाकायदा अमेरिकी मीडिया में भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन अब ईरान पर न्यूक्लियर हमला करने के बारे में भी सोच रहा है कि इस तरह का हमला किया जाए ताकि उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी, माफ कीजिएगा, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। और इस बीच जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये क्लेम किया है कि ये बिल्कुल गलत है फ्रेंच प्रेसिडेंट की तरफ से ये कहना कि वो इजरायल और ईरान के बीच में किसी तरह का शांति समझौता कराने के लिए जा रहे हैं, जबकि उससे कहीं बड़ी कोई कार्रवाई या बड़ा कदम उठाने के लिए वो वापस जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ये संकेत दे रहे हैं कि अमेरिकी प्रशासन, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन, संभव है कि ईरान के रिलक्टेंस को देखते हुए जिस तरह से खुल करके इजरायल के साथ में G7 देशों ने स्टेटमेंट दिया और अमेरिका लगातार इजरायल के पक्ष में बयान दे रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह का कोई आगे चल के बड़ा कदम उठाए और ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के जो ठिकाने हैं उन पर हिट करने का, सैन्य कार्रवाई करने का कोई बड़ा कदम उठाएं। कम से कम संकेत इस तरह के जरूर मिलते हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर अमेरिका की तरफ से इस बाबत अभी कुछ कहा नहीं गया। अगर इस तरह का कोई बड़ा कदम उठाया जाता है तो बहुत ही बड़ा निर्णायक कदम होगा और फिर ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मुस्लिम नेशंस जो ईरान के साथ खड़े हैं वो इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। जाहिर तौर पर कई तरह के कयास जो लगाए जा रहे थे उस बीच ये अमेरिकी प्रेसिडेंट का बयान आना आशीष अपने आप में बड़ा हो जाता है और उसमें वो सीधे सीधे ये कह देना कि हम किसी शांति की बात करने के लिए मैं नहीं लौटा हूं वापस, युद्ध विराम जैसी चीज के लिए नहीं, बल्कि इससे भी बड़ी चीज पर काम कर रहे हैं। ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है और मतलब एक हर किसी के मन में, हर किसी के जहन में ये सवाल भी उठ रहा है और साथ ही ईरान की चिंता बढ़ाने वाला कि आखिर ऐसा ट्रंप क्या करने वाले हैं, अमेरिका ऐसा क्या करने वाला है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कहा कि वो ऑफर कर रहे थे न्यूक्लियर डील ईरान को, और ईरान को उन्होंने पिछले 3 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं, बार बार उनकी तरफ से बयान दिया जा रहा है कि मैं जो ऑफर कर रहा था उसको ईरान को कबूल करना चाहिए था। इस बीच न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि किस तरह से ईरान मापदंडों को नहीं मान रहा है और अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बढ़ाता जा रहा है, और ये तक खबरें आई कि कम से कम 9 से 10 न्यूक्लियर बॉम्ब अगर ईरान आज चाहे तो बना सकता है। ऐसे में अमेरिका की बात बार बार, अमेरिका की तरफ से ये भी कोशिश, एक दिन पहले 15 तारीख, शिरीन आपको याद होगा, 15 जून को अमेरिका और ईरान के बीच में न्यूक्लियर अपनी जो पावर जो बढ़ा रहे हैं उस एक्टिविटी को रोकने के लिए एक बड़ी निर्णायक 5वें दौर की बैठक होनी थी, लेकिन ईरान का जो रुख है उसको देखते हुए उस बैठक को टाल दिया गया था इजरायल ने जिस तरह से ईरान पर हमला किया। अब खबर बेटे की चाह में सलाखों के पीछे पहुंचे पति पत्नी की। आरोपी शख्स ने आगरा से 4 साल के एक मासूम को अगवा किया था, जिसे GRP और RPF की टीमों ने ग्वालियर से धर दबोचा और बच्चे को सकुशल बरामद किया है। 14 जून को आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से एक बच्चा गायब हो गया था। घर वालों ने काफी तलाशा लेकिन नहीं मिला। GRP आगरा कैंट एक्टिव हुई और RPF के साथ मिलकर बच्चे को खोजने में जुट गई। लोगों से पूछताछ शुरू की और CCTV कैमरे खंगालने शुरू किए। CCTV फुटेज में दिखा कि हरी शर्ट वाला एक शख्स बच्चे को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जा रहा है और ग्वालियर जाने वाली ट्रेन में बैठते हुए नजर आया। GRP और RPF की टीम ने बिना देरी किए ग्वालियर का रुख किया। 14 टीमों का गठन किया, सभी टीमों को रवाना किया है जितने भी ट्रेन के स्टॉपेजेस हैं, और इसमें ये पाया गया कि ये ग्वालियर में ही ये व्यक्ति इस बच्चे को लेकर के उतरा है। ग्वालियर जनपद के भी CCTV कैमरे हमने खंगाले। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर लोगों से पूछताछ की तो युवक की लोकेशन भी मिल गई, जिसके बाद बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। आरोपी युवक और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें 3 बेटियां हैं और बेटे की चाह में ये वारदात की। बच्चे को कोई पहचान न सके इसके लिए बाल कटवा दिए थे, वेशभूषा भी बदल दी थी। जो बच्चा है उसको हमने बरामद किया है, दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ इसमें जो हमारी टीम है
उसने बहुत मेहनत करके 200 के ऊपर सीसीटीवी कैमरास खंगाले, जिस कारण से हमने इस बच्चे को 48 घंटे से कम समय में सकुशल बरामद किया। कहते हैं कि जान है तो जहान है, लेकिन कुछ लोग इस जहान में जरा सी मौज मस्ती के लिए जान को ही अपनी दांव पर लगा देते हैं। हिमाचल के सोलन से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जिसमें कुछ पर्यटकों ने तमाम हिदायतों और नियमों को ताक पर रख दिया, लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। नतीजा ये हुआ कि उनकी कार नदी में फंस गई। ये वीडियो उसी कार को नदी से निकालने का है, जिससे स्टंट के शौकीन कुछ पर्यटकों ने नदी पार करने की कोशिश की थी, लेकिन पानी की तेज धारा के आगे उनकी सारी हवाबाजी निकल गई। ऑफ रोडिंग के शौकीन कार सवार की सांसें अटक गई। गनीमत रही कि वो वक्त रहते कूदकर कार से बाहर निकल आया, उसकी जान बच गई, लेकिन कार फंस गई, जिसे निकालने के लिए जेसीबी मंगाई गई। बताया जा रहा है कि पहले पानी कम था, जिसे देखकर टूरिस्ट ने अपनी नई बिना नंबर वाली कार को खड्डे में उतार दिया। अचानक पानी का बहाव तेज होने लगा, क्योंकि शिमला में जोरदार बारिश हो रही थी और पानी के तेज बहाव में कार फंस गई। पानी में गाड़ी अटकने की तस्वीरें उत्तराखंड के रामनगर से भी सामने आई। वीडियो में देख सकते हैं कि दोनों पर्यटक कॉर्बेट नेशनल पार्क में नाले के तेज बहाव में फंस गए थे। गाड़ी नाले के किनारे फंस गई और पर्यटक सामने की तरफ मदद की गुहार लगाने लगे। ये लोग ढिकाला जोन से लौट रहे थे। अचानक पानी का बहाव बढ़ गया और ये फंस गए। बहाव कम होने पर दोनों पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इधर सिक्किम में भारी बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं। रोहतक नदी में एक युवक डूबने से बाल बाल बच गया। प्रशासन ने हादसे को देखते हुए लोगों को बाढ़ वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। वीडियो में देख सकते हैं कि एक युवक पानी की तेज धार में बह रहा है, दूसरा युवक रस्सियों के सहारे उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। बारिश के पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि युवक रस्सियों तक पहुंच नहीं पा रहा। जब स्थानीय लोगों ने युवक को डूबते देखा तो उसे बचाने के लिए नदी में उतर गए। एक युवक बार बार उसका हाथ पकड़कर किनारे की तरफ खींच रहा है। अचानक वो भी बैलेंस बिगड़ने से फिसल गया। पश्चिमी सिक्किम के रोहतक नदी में काफी देर तक युवक को बचाने का सिलसिला चलता रहा। बाद में किसी तरह से उसको रेस्क्यू कर लिया गया। हादसे के बाद लोगों को मानसून के दौरान पहाड़ी नदियों में जाने से बचने की सलाह दी गई। महाराष्ट्र में बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। मुंबई के कई इलाकों में सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतें आई हैं। मुंबई के अंधेरी में एक निर्माणाधीन इमारत ढह जाने से एक मजदूर की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नवी मुंबई के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की वजह से तुर्भे रेलवे स्टेशन पर पानी भर गया। मुंबई के कई इलाकों में बारिश की वजह से जल भराव हो गया। मुंबई के लो लाइन इलाकों में जल भराव हो गया। मुंबई के किंग सर्कल रेलवे स्टेशन के पास ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पर भी पानी भर गया। भारी बारिश की वजह से मुंबई में अंधेरी सबवे में पानी भर गया। सबवे में 3 से 4 फीट तक पानी भर जाने के कारण उसे यातायात के लिए बंद करना पड़ा। बारिश की वजह से मुंबई के अंधेरी ईस्ट में निर्माणाधीन इमारत के धंसने की वजह से एक मजदूर की मौत हो गई। मुंबई के पवई इलाके में जोरदार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों की आवाजाही ठप हो गई। मुंबई के LBS रोड पर भी कुछ ऐसे ही हालात दिखे, जहां सड़क पानी से लबालब दिखी। नवी मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से जनजीवन ठप हो गया। वाशी इलाके में लगातार हुई भारी बारिश की वजह से एक परिसर की दीवार ढह गई, जिसमें कई गाड़ियां दब गईं। राहत की बात ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। मौसम विभाग ने आज भी मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुजरात में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन बेहाल है। आज भी पूरे गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट है। जूनागढ़ और गिर सोमनाथ में रेड अलर्ट जारी किया गया। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। गुजरात में आज भी भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। भावनगर के कई हिस्सों में तेज बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। भावनगर के महुआ तालुका में जबरदस्त आसमानी कहर दिखा। वहां कुछ घंटों की बारिश में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सड़कों पर कमर तक पानी भर गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि नदी पर बना एक पुल तिनके की तरह बह गया। पुल बह जाने के बाद हालात और खराब हो गए। जो जहां था वो वहां फंसा रह गया। नदी पार करना मुश्किल हो गया। इसी हालात में एक स्कूल के बच्चे भी फंस गए। तलगा जरदा सर्वोदय स्कूल के करीब 40 बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे, तभी वो फंस गए। फंसे हुए बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जिला प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया। अहमदाबाद के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया। गुजरात के अमरेली में भी भारी बारिश की वजह
होने से नदियों में बाढ़ आ गई और लोगों को जलभराव और नदियों की उफान का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के रामपुर में एक लड़की ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने मंगेतर की हत्या करवा दी। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि आरोपी सद्दाम निहाल को बाइक पर बैठाकर कहीं ले जा रहा था। ये वही सद्दाम है जिसका गुलफशा से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोप है कि गुलफशा ने निहाल से फोन पर बातचीत में बताया था कि सद्दाम उसका चचेरा भाई है। इसके बाद सद्दाम ने निहाल को फोन किया और कपड़े का नाप दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। 15 जून को निहाल और गुलफशा का निकाह होना था, लेकिन उससे पहले 14 जून को ही 22 साल के निहाल का शव सड़क के किनारे बरामद हुआ। निहाल और गुलफशा का रिश्ता बीते 6 महीने पहले तय हो गया था। दोनों के बीच बातचीत होती थी, लेकिन आरोप है कि इसी बीच गुलफशा ने निहाल की कत्ल की साजिश रच डाली। पुलिस ने जिस सद्दाम को गिरफ्तार किया है वो गुलफशा का पड़ोसी है और दोनों के बीच लंबे समय से अफेयर चल रहा था। यूपी के रायबरेली में पति ने दोस्त के साथ मिलकर पत्नी का गला घोट दिया। सोशल मीडिया पर दोनों के बीच प्यार हुआ था। घर से भागकर गोंडा की रहने वाली तनु ने रायबरेली में रहने वाले राहुल से शादी की थी। साल भर पहले ही इंस्टाग्राम पर तनु की राहुल से दोस्ती हुई थी। दोनों ने मोबाइल नंबर एक्सचेंज किया और लंबी बातचीत के बाद तनु ने राहुल से शादी का फैसला कर लिया, लेकिन इसका अंजाम खौफनाक हुआ। शादी के 6 महीने के बाद ही राहुल ने तनु की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी और 12 जून को दोस्त के साथ मिलकर तनु की हत्या कर दी। इसके बाद राहुल तनु को लेकर अस्पताल पहुंच गया ताकि किसी को शक न हो, लेकिन जब डॉक्टर ने तनु के गले पर निशान देखा तो पुलिस को सूचना दे दी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही पुलिस ने राहुल और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया।